लर्न टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वो लिस्टिंग गेन के लिए हो या आप अर्ली इन्वेस्टर बनना चाहते हैं उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी जो अब पब्लिक होने जा रही है। आप असबा और यूपीआई के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं और इनमें क्या किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है अप्लाई करने से पहले। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी आईपीओ को, मेन बोर्ड या एसएमई आईपीओ को आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा और क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। तो फाइनेंस विद पीजी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंशियली एजुकेट हो सकें और साथ साथ लर्न कर सकें फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि आप अर्न कर सकें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके रियल वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। लर्न टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है। तो एक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने कुछ शेयर्स या सारे शेयर्स, ओनरशिप अपनी सेल करना चाहती है, पब्लिक करना चाहती है, स्टेक होल्डर्स को देना चाहती है। अब उसमें क्यूआईबी भी आ जाते हैं, बड़े वाले इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। वो कुछ शेयर अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, वो उनका भी है, वो सेक्शन अलग कर देती है। तो इस तरीके से एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपनी ओनरशिप पब्लिक में सेल करके होती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बर्गर किंग आया था, गो कलर्स आया था और उसके बाद ये नायका है और साथ में कैंपस एक्टिव वेयर भी आया था। लेकिन अब कभी तो किसी आईपीओ में प्रॉफिट होता है, अब किन्हीं किन्हीं में भी लॉस हो रहा है। तो वो पेटीएम आप जानते हैं कि उसमें लॉस हो गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई एन आईपीओ। देयर टू मेथड्स, दो तरीके हैं। एक असबा है जो बैंक के थ्रू होता है और यूपीआई जो आप ऐप से, इन सब से भी कर सकते हैं। असबा में बैंक में अमाउंट ब्लॉक होती है, लीन में आपको शो करता है और यूपीआई में आपको मैंडेट एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम असबा की, जो बैंक सपोर्टेड है, ब्लॉक्ड अमाउंट कंसेप्ट है। इसके लिए आपके पास वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए और सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए 15,000 का मेन आईपीओ के लिए मिनिमम। और ये आप सपोर्टेड बैंक से ही कर सकते हैं और ब्लॉक्ड अमाउंट होती है इसमें। और आप अपनी कैटेगरी ज़रूर रिमेंबर करें जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो कि आप रिटेल से कर रहे हैं या इंडिविजुअल हैं या एम्प्लॉय हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं। तो ये ज़रूरी हैं चीज़ें, ये बिल्कुल ध्यान रखें। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं या इनका स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कोई भी आईपीओ अप्लाई करते समय। आप असबा में ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही हेक्टिक है। इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन मेथड सीखें नेट बैंकिंग का और सिंपली वो बहुत सिंपल है। आईपीओ के सेक्शन में जाके आप आराम से धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो करके आप आराम से आईपीओ लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। बहुत ही इजी तरीका है। डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो मैंडेट, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगी आगे जाके। और आप आईपीओ किसी भी यूपीआई एक्सेप्टेड करने वाले ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट से लगा सकते हैं। जबकि ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, तो उनसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये यूपीआई के थ्रू आप 3 मेथड्स में ही आराम से लगा सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूपीआई में क्या कंसेप्ट रहता है। देखिए, असबा का तो क्लियर है कि अमाउंट ब्लॉक हो जाती है और अगर आपको अलॉट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो वो अमाउंट अनब्लॉक हो जाती है। असबा में ये अच्छी बात है कि आप जितनी टाइम में वो अमाउंट ब्लॉक रहेगी उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा और साथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मिनिमम बैलेंस में। तो यूपीआई की बात करते हैं। सब्सक्राइबर अपनी इंडिमिट्री पे जाता है, जैसे ज़ीरोधा पे गया, वहाँ पे उसने यूपीआई आईडी डाली और सब्सक्राइब करने के लिए इनिशियल करी, फिर यूपीआई पिन डाला, मैंडेट एक्सेप्ट करा। फुल अलॉटमेंट हो गई तो उसके डेबिट हो जाएगा, नहीं अलॉटमेंट हुई तो उसको अपना पैसा वो ब्लॉक करके वो वापस मिल जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। पार्शल अलॉटमेंट भी किन्हीं किन्हीं केसेस में होती है, जैसे कि बड़े एचएनआई में, कि उन्होंने पूरे की करी और उन्हें कुछ शेयर्स मिले प्रोपोर्शनेट में, जहाँ बात आती है तो वहाँ पार्शल अलॉटमेंट होती है, बाकी पैसा आपका मिल जाता है। एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखने की यहाँ ये है कि कभी भी आईपीओ को अप्लाई करने, उसमें अलॉटमेंट हो या ना हो, इससे आपके पैसे नहीं कटते हैं, बिल्कुल भी कोई रुपया नहीं कटता है। हो सकता है आप किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हो तो उन्होंने वो अपने चार्जेस ले रखे होंगे, तो ध्यान रखिए कि मतलब उस कंपनी के थ्रू, ब्रोकरेज के थ्रू, मतलब कहीं भी चार्जेस नहीं कटते हैं। अब एक बोनस टिप कि हमेशा आप अपनी आईपीओ में जाने से पहले एक एंटर और एक्सिट स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए, या कभी भी कोई सिक्योरिटी खरीदें तो। क्योंकि अगर आपके पास ये एंटर और एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है तो आप हमेशा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और हमेशा ही एक कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि मुझे आप डेली पैनिक सेल भी कर सकते हैं और डेली पैनिक बाय भी कर सकते हैं कि भाई ये बढ़ रहा है मैं कर लूँ। तो हमेशा किसी भी स्टॉक को ख़रीदने या उसमें एंटर होने से पहले पे एंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ में आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, इन अ डे गोल है, तो एग्जिट स्ट्रेटजी भी ज़रूर होनी चाहिए।
तो फाइनेंस विद पीजी में आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और साथ ही साथ ये भी है कि आप फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, आप लर्न करें और उन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करें ताकि आप उससे अर्न कर सकें, और फिर से यही करना है। एक चीज़ और है कि नोबल कॉज है, आने वाले फ्यूचर में कोई भी इसका पार्ट रेवेन्यू होगा वो मैं डोनेट करूँगा। धन्यवाद।